अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से बचने में भी हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एएसओ टाइटर शामिल है, ईएसआर है और सीआरपी है। ये एक्चुअली इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी ये जब रेज्ड हों तो ये इंडिकेट करते हैं कि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो उस इन्फ्लेमेशन को फिर हमने एक्सप्लोर करना होता है कि ये इन्फ्लेमेशन जो है ये कहाँ से आ रही है। इनकी कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये रेज हो सकते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एएसओ टाइटर जो है वो क्या होता है और किन कंडीशन में जो है वो रेज हो सकता है। एएसओ टाइटर बेसिकली जो है वो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ को हम बोलते हैं, और इसकी जो नॉर्मल लिमिट है वो 200 यूनिट्स पर ml होती है। यानी अगर यहाँ तक है तो ये नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा है तो ये अब नॉर्मल है, राइट। These are basically antibodies which are made against the streptolysin O। अब यहाँ अगला सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या चीज़ है। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है ये एक प्रोटीन है दैट इज़ मेड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। और जब वो इन्फेक्शन करते हैं ब्लड के अंदर, तो एज अ रिज़ल्ट उनकी जो प्रोटीन है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, उसके अगेंस्ट जो है वो हमारी ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और इन एंटीबॉडीज़ को हम ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी को हम एएसओ टाइटर बोलते हैं। यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कितनी हैं ब्लड के अंदर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया जो हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं। तो बॉडी में वो जो है कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो नोटोरियस हैं उनके हवाले से, जिसमें पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस शामिल है, जिसको हम पोस्ट इन्फेक्शियस जीएन बोलते हैं। और उसमें रूमेटिक फ़ीवर है जिसमें जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है। यानी रूमेटिक फ़ीवर अगर हार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। और स्कारलेट फ़ीवर है। स्कारलेट फ़ीवर में जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है वो जैसे यूजुअल थ्रोट इन्फेक्शन का पेशेंट होता है, इसी तरह की प्रेजेंटेशन होती है, राइट। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कॉमन हैं विच आर कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। इसमें रिकमेंडेड ये है कि 2 कंसेक्टिव लेवल्स जो हैं वो इनके देखे जाते हैं एट द इंटरवल ऑफ 2 वीक्स। यानी अगर दोनों सैंपल जो हैं वो आपको रेज्ड एंटीबॉडीज़ के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस पेशेंट इज़ हैविंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। तो ये टेस्ट जो है ये सीकेडी के पेशेंट्स के अंदर फॉल्स नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। एएसओ टाइटर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमें एएसओ टाइटर बहुत ज़्यादा मिले किसी पेशेंट में, तो उसके अंदर जो है वो उसके ट्रीटमेंट में हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हैं वो ज़रूर ऐड करने होते हैं, राइट। क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा है, राइट। और इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अवेलेबल होते हैं, और वो हमने ट्रीटमेंट में ऐड करने होते हैं। इसी तरह इससे मिलती जुलती एक और एंटिटी है जिसको हम ईएसआर बोलते हैं, दैट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इट इज़ बेसिकली सेडिमेंटेशन और रोलेक्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इन 1 आवर इन अ ट्यूब that should be 30 centimeter long and having diameter of 2.5 mm, right। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि 30 सेंटीमीटर की एक ट्यूब ली जाती है जो कि 2.5 mm का डायमीटर होता है उसका, और उसके अंदर एंटीकोगुलेंट भी ऐड किया जाता है, और उसको 1 घंटे के लिए रख लिया जाता है। और उस 1 घंटे के अंदर जितने आरबीसी सेडिमेंट हो जाएँ या रोलेक्स फॉर्मेशन जितनी हो जाए, तो उसके मुताबिक हम इसको लेबल करते हैं कि इस पेशेंट का जो ईएसआर है वो इतना है, राइट। तो ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो मेल में 10 to 14 और फीमेल में 10 to 20 होती हैं, राइट। और उसका यूनिट जो है वो पर आवर होता है। रोलेक्स फॉर्मेशन बेसिकली जो है वो आरबीसीज़ की सेडिमेंटेशन होती है, जिसमें आरबीसीज़ जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह से पाइल अप हो जाते हैं, और वो जितने हो सकें 1 घंटे के अंदर, तो उसको हम ईएसआर बोलते हैं। ये भी एक्चुअली इनडायरेक्ट मेजरमेंट है इन्फ्लेमेशन की, यानी कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, लेकिन अगर रेज्ड है तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग,
और दैट इज़ मोस्ट लाइकली इन्फ्लेमेशन। अब हमने उस इन्फ्लेमेशन का सोर्स देखना है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, यानी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, राइट। इसकी रीज़न जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकती है, कोई मेलिग्नेंसी लाइक लिम्फोमा या मल्टीपल माइलोमा या वट एवर मेलिग्नेंसी जो है वो इसको रेज़ कर सकती है। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, इन कंडीशन में रेज़ हो सकता है। अनीमिया में भी रेज़ हो सकता है, राइट। अनीमिया के अंदर जो है वो फॉल्स नेगेटिव वैल्यू होगी ESR की, जो कि रेज़ होगी, राइट। और ये एक रफ एस्टिमेट है कि अनीमिया के पेशेंट में जितने पॉइंट HB कम होती जाएगी, उतने ही पॉइंट जो है वो ESR बढ़ता जाएगा। यानी HB के अंदर अगर 1 पॉइंट का फ़र्क आता है तो ESR के अंदर 10 पॉइंट्स का फ़र्क आएगा। सपोज़ एक पेशेंट की HB जो है वो 10 से 9 हुई है, तो उसका ESR जो है वो 10 पॉइंट जो है वो रेज़ हो जाएगा, राइट। तो ये एक रफ सा एस्टीमेट है जो क्लिनिकली हम लगाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में ये रेज़ हो सकता है, और अगर किसी पेशेंट के अंदर ESR बहुत ज़्यादा हाई है तो उसमें भी हमने जब उसको ट्रीट करना है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ज़रूर ऐड करने हैं, राइट। इसी तरह थर्ड एंटिटी है CRP, दैट इज़ सी रिएक्टिव प्रोटीन, और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है दैट इज़ लेस दैन 5, और अगर ये 5 से 10 के बीच में है तो मॉडरेट रेज्ड है, और अगर 10 से ज़्यादा है तो हम इसको कहते हैं कि इट इज़ सेवेरली रेज्ड, और इसका यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर लीटर होता है, राइट। ये भी एक प्रोटीन है, बॉडी के अंदर होती है, और ये भी इन्फ्लेमेशन को ही इंडिकेट करती है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि इट बाइंड्स टू डाइंग और डेड सेल्स एंड हेल्प्स टू रिमूव दैम फ्रॉम द बॉडी, राइट। कुछ कंडीशन हैं जिनमें CRP रेज मिल सकता है, उनमें लाइक ESR एंड ASO टाइटर जो है वो इन्फेक्शन शामिल है, इन्फ्लेमेशन है, malignancy है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, आर्थराइटिस है, और अगर ये रेज हो तो उस पेशेंट में रिस्क होता है फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज़, राइट। लाइक अदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, अगर CRP की वैल्यू किसी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रेज मिल रही है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। इनके अलावा भी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, और अगर वो रेज हैं तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेटलेट काउंट जो है वो भी रेज हो सकता है किसी भी इन्फ्लेमेशन के अंदर, और इसी तरह फेरेटिन का लेवल जो है वो भी एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पे भी लिया जा सकता है, और अगर किसी पेशेंट के अंदर फेरेटिन लेवल रेज्ड है तो हो सकता है कि वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से रेज्ड हो, राइट। तो ये थी एक वीडियो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बारे में, जिसमें हमने ASO टाइटर को डिस्कस किया, ESR को किया, CRP को किया। ये बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, और उस इन्फ्लेमेशन का जो सोर्स है उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है और उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो हैं ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएंगी, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।